हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द इनलाइटमेंट एकेडमी में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व। हिंदी में इसको कहते हैं मांग वक्र व आपूर्ति वक्र। यह इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से रिलेटेड हमने अभी कुछ समय पहले न्यूज़पेपर में खबर सुनी, साथ ही इसको हमने अपने जीवन में भी फेस किया है। आपने खबर सुनी होगी या इसको फेस भी किया होगा कि टमाटर के मूल्य 200 रुपए किलो हो गए, 150 रुपए किलो हो गए। दोस्तों, आखिर में टमाटर का मूल्य इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया? क्यों बढ़ गया आखिर में? इस बात को समझें आप कि आखिर में टमाटर का मूल्य इतना ज्यादा हाई कैसे हो गया। क्या मांग के बढ़ने से टमाटर का मूल्य ज्यादा हो गया कि आपूर्ति के कम होने से टमाटर का मूल्य ज्यादा हो गया? तो दोस्तों, मेरे पास बहुत से लोगों ने प्रश्न किया है कि सर आप हमें समझाएं कि आखिर में ये मांग वक्र व डिमांड वक्र कैसे एक हमारी बाजार में काम करता है। इसको आप अपनी प्यारी सी भाषा में इसको समझाएं। तो फ्रेंड्स, चलिए बिल्कुल हम इसको बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इकोनॉमिक्स में कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल सहज भाषा में समझाऊंगा, कोई क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट बी स्टार्ट। देखिए फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले एक फिगर बनाता हूं, इसको आप ध्यान से देखिए और समझिए। ठीक है, जैसे फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं, मैं बनाता हूं फिगर। ठीक है, हम जानते हैं कि ये अपना एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष है। ठीक है, मैं लिखता हूं यहां, आप देखते जाइए। ठीक है, ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष। वाई अक्ष पर हम कीमत को दर्शाते हैं कि यहां पर कीमत, ठीक है, वस्तु की कीमत। ठीक है, वस्तु की कीमत। ठीक है, देखिए, और जबकि जो एक्स अक्ष पर हम इसको दिखलाते हैं मात्रा को। किसकी मात्रा को? वस्तु की मांग की मात्रा को। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं फ्रेंड्स, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई कर्व है, कोई एक डिमांड कर्व ए है, मांग वक्र है, मान लीजिए कोई एक जे। ठीक है, डिमांड वक्र है, इसलिए हम इसको डी से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत 5 रुपए है। ठीक है, 5 रुपए है, तो उस वस्तु की मांग कितनी है? इस वस्तु की मांग है भैया, मान लीजिए 50 यूनिट है। किसी वस्तु की कीमत अगर 5 रुपए है तो उस वस्तु की डिमांड कितनी है? 50 यूनिट, 50 यूनिट, 50 यूनिट। ठीक है, अब मान लीजिए उस वस्तु का प्राइस बढ़ गया। मान लीजिए उस वस्तु का प्राइस बढ़ गया, मान लीजिए उसका प्राइस हो गया, फॉर एग्जाम्पल के लिए भाई साहब 100 रुपए हो गया उसका प्राइस। ठीक है, 100 रुपए प्राइस हो गया, तो भैया देखिए क्या हो, प्राइस बढ़ गया तो उसकी डिमांड क्या हो गई? डिमांड फॉल कर गई, डिमांड गिर गई। तो कितनी यूनिट कर मांग उसकी बची है? अब मान लीजिए 25 यूनिट बची है। ठीक है, अब हम इसको बेहद एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, जब किसी वस्तु की मांग 50 यूनिट थी, मतलब कब थी 50 यूनिट? जब वो उस वस्तु की कीमत 5 रुपए थी। 5 रुपए कीमत थी, तब उस वस्तु की मांग 50 यूनिट थी। और जब जैसे ही कीमत बढ़ गई, वस्तु की कीमत बढ़ गई, तो उस वस्तु की मांग घट गई। तो आप सभी तो यह जानते होंगे कि कीमत और वस्तु की मांग मात्रा में उल्टा संबंध होता है कि अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उस वस्तु की मांग घटेगी, यदि किसी वस्तु की कीमत घटेगी तो उस वस्तु की मांग बढ़ेगी। उदाहरण के लिए आप एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे आप देखते हैं, मान लीजिए कार का मूल्य, जो कार होते हैं, जो हम बाइक कार खरीदते हैं, उनका मूल्य अचानक से नीचे गिर गया। तो लोग क्या करते हैं? लोग ज्यादा मात्रा में कार खरीदने लगते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई 12 लाख की गाड़ी थी, 4 लाख में मिलने लगी, 5 लाख में। तो कार का मूल्य पहले हाई था तो लोग कम खरीद रहे थे, क्योंकि उनके पास खरीदने की उतनी वस्तु पे करने की वो नहीं थी, पैसा नहीं था उनके पास। लेकिन वस्तु की कीमत गिर गई तो भाई साहब लोग ज्यादा से ज्यादा कार खरीदना चाहेंगे, क्योंकि भैया कीमत कम हो गई, इसलिए लोग वो खरीदना चाह रहे हैं। ठीक है, आप एक कोई और एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैं कार का नहीं, आप मान लीजिए हेलीकॉप्टर था, वो कोई मान लीजिए, मैं मानने के लिए कह रहा हूं, ठीक है, हेलीकॉप्टर था, वो मान लीजिए पहले 50 लाख का था, अब वो मिलने लगा है मान लीजिए 10 लाख रुपए में, आपको प्राइवेट हेलीकॉप्टर मिलने लगा है। तो भाई साहब वस्तु की कीमत गिरी, वस्तु की कीमत गिरी, वस्तु की कीमत जैसे ही गिरी, वस्तु की कीमत जैसे ही गिरी, तो उसकी मांग देखिए बढ़ गई 50 यूनिट। मतलब लोग खरीदने के लिए आतुर होने लगे, भाई मैं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा। और जैसे ही वस्तु की कीमत बढ़ी तो नहीं खरीदूंगा भाई, उसकी डिमांड कम हो गई, उसकी डिमांड कम हो गई। ठीक है, ये होता है विलासिता वस्तुओं के संदर्भ में डिमांड कर्व होता है। मैं यहां लिखे देता हूं,
आप लोग नोट कर लीजिए, विलासिता वस्तुओं के संदर्भ में, विलासिता वस्तुओं के संदर्भ में डिमांड कर्व होता है कि जैसे जैसे विलासिता वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी तो उनकी मांग कम होगी, और जैसे ही विलासिता वस्तुओं की कीमत घटेगी तो उन वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। विलासिता मतलब लग्जरीज, ठीक है, कोई लोग अगर इंग्लिश मीडियम का तो टेंशन मत लीजिए, लग्जरीज, ठीक है, लग्जरी वस्तुएं जो होती हैं उसी के अनुसार मैंने बताया है। अब एक मिनट के लिए सोचिए फ्रेंड्स, जो विलासिता वस्तुओं के संदर्भ में मैंने बता दिया, ठीक है। अब मैं एक चीज और बता रहा हूं, मान लीजिए कोई डिमांड कर्व, एक मिनट के लिए, कोई डिमांड कर्व ऐसा है, फॉर एग्जांपल के लिए स्ट्रेट है डिमांड कर्व, इसलिए मैं अलग पेन से इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। कोई एक डिमांड कर्व है, ठीक है, डिमांड कर्व है, जब देखिए डिमांड कर्व है, ये है कृषि वस्तुओं के संदर्भ में, ठीक है। कैसे कृषि वस्तुओं के संदर्भ में, मान लीजिए जब 5 रुपए कीमत थी वस्तु की तो उसका, मैं यहां लिख देता हूं 9 यूनिट था, मान लीजिए 9 यूनिट उसकी डिमांड थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही वस्तु की कीमत 100 रुपए हो गई तो उसका यूनिट कितना हो गया, अब वो 8 यूनिट खरीद रहा है। लेकिन देखिए यहां पहले 9 यूनिट वो खरीद रहा था, वस्तु की मांग कर रहा था, अब वो 8 यूनिट कर रहा है क्योंकि प्राइस बढ़ गया है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स आप एक चीज को समझिए, जो कृषि वस्तुओं के संदर्भ में जो कीमत में उतार चढ़ाव होता है वो मांग पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि भाई साहब देखिए, आप जो कृषि वस्तुएं जो भी यूज करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि आप बृहद मात्रा में यूज करने लगेंगे, अगर वस्तु की कीमत घट जाएगी तो आप ज्यादा खरीदने लगेंगे, ठीक है। थोड़ा ही अंतर होता है, फ्लैक्चुएट हल्का सा डिफरेंस होता है, लेकिन उसका मेनली जो प्रभाव होता है वो होता है सप्लाई से निर्भर होता है, कि सप्लाई जैसे ही ज्यादा हो जाएगी तो वस्तु की कीमत गिर जाएगी, और जैसे ही सप्लाई कम हो जाएगी वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। इसलिए हम लोग एमएसपी देते हैं, आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट जो एमएसपी जारी करती है, इसीलिए जारी करती है ताकि लोगों को जोखिम से, बाजार का जो जोखिम है उससे बचाया जा सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए 9 यूनिट था, अब हो गया उसका 8 यूनिट, क्योंकि थोड़ा सा प्राइस बढ़ गया तो लोगों ने कहा चलो भैया हम अब खर्च को थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि हम इतना अफोर्ड थोड़ा नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो खरीदेगा, क्योंकि भैया उसके पेट भरना है उससे अपना, ठीक है, अपना पेट भरना है, इसलिए उसको खरीदेगा। तो मैं यहां लिख देता हूं कृषि वस्तुओं के संदर्भ में, मैंने आपको एक समझाने के लिए थोड़ा सा पॉइंट बताया है, कृषि वस्तुएं, ठीक है, कृषि वस्तुएं। अब एक कंडीशन और समझिए, फर्स्ट कंडीशन ये हो गई थी, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, सेकंड कंडीशन ये वाली हो गई, ठीक है। अब एक कंडीशन और आप एक मिनट के लिए सोचिए, मान लीजिए कि ये लाइन है, मैं एक वक्र बना देता हूं और फिर से है कि ये लाइन, थर्ड कंडीशन ले लेता हूं, ठीक है, समझिए, ध्यान से समझिए। मान लीजिए थर्ड कंडीशन में लेता हूं, थर्ड यहां लिख देता हूं थर्ड, ठीक है, ये थर्ड कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। देखिए जब मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत 5 रुपए थी तो उस वस्तु की मांग भी उतनी थी, और वस्तु की कीमत बढ़ भी गई तब भी भैया उस वस्तु की मांग उतनी ही है। ऐसी वस्तुएं कौन सी हैं, आप ले सकते हैं नमक हो गया, नमक ले सकते हैं, दवाइयां ले सकते हैं। भैया आप देखिए ऐसा तो है नहीं है कि दवाइयों का मूल्य बढ़ जाएगा तो हम दवाई खरीद लाएंगे, भैया हमको दवाई दे दो क्योंकि मूल्य बढ़ गया है, या कम हो गया है तो हम दवाई खरीद लाएंगे, ज्यादा हो गया है तो नहीं खरीदेंगे। वो तो हम समय के अनुसार चीजें यूज करेंगे। ऐसी नमक, ऐसा नहीं है कि नमक का मूल्य बढ़ गया तो हम नमक की मांग को बढ़ाने लगेंगे, ऐसा तो है नहीं है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं नमक और दवा, ठीक है, नमक और दवा, ठीक है। तो ये कंज्यूमर बिहेव करता है एक मार्केट में, जो उपभोक्ता है उसका बिहेवियर कैसा होता है, मैंने उसको इस कर्व के माध्यम से डिनोट किया है, ठीक है फ्रेंड्स, कर्व के माध्यम से डिनोट किया है कंज्यूमर बिहेव। मैं यहां लिख देता हूं, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप हमारे चैनल दी एनलाइटमेंट एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी किसी भी सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स है, मैं आपको यहाँ पूर्ण रूप से आपके लिए समर्पित हूं, ठीक है। कंज्यूमर बिहेव, ठीक है, कंज्यूमर का जो बिहेव है वो इस प्रकार का है कि विलासिता वस्तुओं के संदर्भ में उसका बिहेव कैसा है, कृषि की वस्तुओं के संदर्भ में उसका बिहेव कैसा है, और अगर वो नमक दवा का यूज कर रहा है उन वस्तुओं के संदर्भ में उसका बिहेव कैसा है। मैंने इसको बेहद अच्छी तरीके से समझाया है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं आप अगला स्टेप समझाने जा रहा हूं कि मैंने कंज्यूमर का बिहेव तो देख लिया है, अब हम भैया जो आपूर्ति करता है, सप्लाई करता है, उसका बिहेव भी देखेंगे, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स।
चलिए फ्रेंड्स हैं, ठीक है, ओके फ्रेंड्स, ओके। चलिए फ्रेंड्स, फिर से हम एक फिगर बनाते हैं। वो फिगर क्या है? वो फिगर देखिए, मान लीजिए मैं यहां पे ऐसा बना देता हूं, आपको कोई दिक्कत ना हो। 0, यहां पे मात्रा लिख देता हूं मैं, मांग मात्रा, यहां वस्तु की कीमत। अब आप मैं यहां लिख नहीं रहा हूं वस्तु की एक्स अक्ष वाई अक्ष नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। अब सप्लाई वक्र आप देखिए, सप्लाई वक्र को देखिए। मान लीजिए सप्लायर है कोई आपूर्तिकर्ता, जब किसी वस्तु की कीमत 5 रुपए थी, 5 रुपए थी वस्तु की कीमत, तो कितना सप्लाई कर रहा था? मान लीजिए 10 यूनिट कर रहा था सप्लाई मार्केट में, 10 यूनिट सप्लाई कर रहा था। वस्तु की कीमत 10 रुपए हो गई, वस्तु की कीमत 10 रुपए होगी, तो भैया वो 20 यूनिट कर रहा है सप्लाई, ठीक है। वस्तु की कीमत 50 रुपए हो गई, 50 रुपए हो गई, तो कितना कर रहा है? मान लीजिए 70 रुपए, 70 यूनिट कर रहा है सप्लाई मार्केट में। तो इस हमको यह क्या दिखलाता है? एक रेखा चित्र हमको क्या दिखलाता है? सप्लायर का बिहेव हमको क्या दिखलाता है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जो सप्लायर है उसको मोटिवेशन मिलता है कि भैया मुझे अपना सप्लाई को बढ़ाना है, क्योंकि भैया कीमत बहुत ज्यादा हो गई है, कीमत ज्यादा हो गई है, तो मुझे अपनी सप्लाई को बढ़ाना है, मुनाफा कमाना है, अधिक से अधिक लाभ कमाना है। तो भैया ये सप्लाई कर्व है, ठीक है, सप्लाई कर्व यही कहता है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है, वैसे वैसे सप्लायर अपने सप्लाई को बढ़ाना चाहता है। कीमत बढ़ेगी तो उसको मुनाफा होगा तो अपनी सप्लाई को बढ़ाएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहेगा, ठीक है। तो भैया मैं एक बात बताना चाहता हूं, आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि YouTube पे कुछ ऐसे टीचर भी हैं जो कुल मिला के बच्चों के भविष्य को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं, आप और लोग उनको लाइक भी कर रहे हैं, मतलब नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, उचक कर रहे हैं और उनको वायरल कर रहे हैं, ठीक है। तो भैया अच्छे लोगों से पढ़िए ताकि आपका भविष्य सुधरे। ऐसा नहीं हो कि गर्त में चला जाए। कोई एक टीचर था, वो उमक बम डीजे पर नाच नाच के पढ़ा रहा था, कूद कूद के पढ़ा रहा था। तो यार क्या है, मैं समझ नहीं, मुझे लग रहा था कोई यूट्यूब पर एक रूल्स रेगुलेशन भी होना चाहिए कि एक सही से व्यक्ति को चीज मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई भी कुछ आके उबड़ खाबड़ बक जाए और पढ़ा जाए जो काम का भी ना हो। वो बच्चों को एंटरटेनमेंट बस मिल रहा है। एंटरटेनमेंट क्या, बच्चों को भविष्य भी कहाँ जा रहा है। कई लोग उसमें टीचर को गाली दे रहे हैं। टीचर इतना रिस्पॉन्सिबल जॉब है, उसको लोग अच्छे से दायित्व को समझ ही नहीं रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि मैं कटाक्ष किसी पर नहीं कर रहा हूं, पर मैं बता रहा हूं कि मुझे थोड़ा गलत लग रहा है कि ऐसा नहीं कि मतलब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाए। अरे यार चीजें सही से समझाओ। आ रहे हो आप, एक मंच है, यूट्यूब अच्छा मंच है। आपने यूट्यूब ने आपको एक बेहतरीन मौका दिया है कि आप अपनी प्रतिभा को उभारें। अगर आपके अंदर एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, तो आप उसको निकालें बाहर, ठीक है। तो उसका आप अच्छे से यूज करें। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो भी समझ गए हैं कि भैया ऐसे वायरल होगा, हमारी वीडियो ऐसा वायरल होगा, अगर हम लोग ऐसा काम करेंगे तभी हमारा वीडियो वायरल होगा। तो वो समझ गए हैं कि ऑडियंस क्या चाहती है। ऑडियंस पढ़ना नहीं चाहती है। ऑडियंस पढ़ना चाहती है तो अच्छे टीचरों को आप कीजिए भैया, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, उनको मोटिवेशन दीजिए। ऐसा नहीं कि जो उचक रहे हैं, कूद रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, उल्टा सीधा ट्रक बना रहे हैं, उनको लाइक कर भैया बबुआ। ये भाई यार समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमने सप्लायर का बिहेव देख लिया है। अगर किसी को बुरा लगा तो क्षमा करिए मुझे, मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, ठीक है। सप्लायर ये है सप्लायर बिहेव, नोट कर लीजिए आप, ठीक है। स्क्रीनशॉट मान लीजिए, नोट कर लीजिए। मैंने आपको बता दिया ये सप्लायर का बिहेव है। पहले कंज्यूमर का बिहेव बताया, अब सप्लायर का बिहेव बताया। अब तीसरा बताता हूं जो कि पूर्ण आपको स्पष्ट कर देगा कि हमारी मार्केट में टमाटर का मूल्य क्यों ज्यादा हो गया ठीक है। तो तीसरा मैं बताता हूं। अब मैं इसको बस मिटाता हूं, ठीक है, 1 मिनट के लिए, क्योंकि बाकी पूरे को क्यों मिटाता हूं, क्योंकि दुगना कार बढ़ जाता है उससे। तो आप मेरा भी बढ़ जाता है और आप लोगों को भी थोड़ा दिक्कत होती है। देखो भाई, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, मैं जैसा पढ़ा रहा हूं इसी से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अच्छे टीचरों को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उन्हें मोटिवेशन दीजिए। अच्छा, यूट्यूब अच्छा मंच है, मुझे तो बहुत अच्छा मंच लगा कि लोगों को अपना आप ज्ञान बांट तो सकते हैं कम से कम, ठीक है, अगर आप में काबिलियत है, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब इन दोनों को, कंज्यूमर और जो सप्लायर है, इन दोनों को देखते हैं मार्केट में आखिर में इनका बिहेव कैसा होता है। इनको मिक्स करते हैं, ठीक है, इनको मिक्स करते हैं। यहां पे वही लिख देता हूं, वस्तु की कीमत देखो मिट गई थी इसलिए दोबारा लिखने पड़ रहा है, वस्तु की कीमत, ठीक है।
अब देखिए, मान लीजिए ये सप्लाई वक्र है, मान कर लीजिए सप्लाई वक्र है, और एक कोई डिमांड वक्र, ये डिमांड वक्र है, डिमांड वक्र यहां लिख देता हूं डी। डी से मतलब है डिमांड वक्र, मतलब मांग। इकोनॉमिक्स का मानना है कि जहां पर डिमांड वक्र और सप्लाई वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, वहीं पर बाजार की कीमत निर्धारित होती है। मतलब बाजार की कीमत वही होती है जहां पर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। तो मान लीजिए दोनों यहां प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, तो यहां वास्तविक कीमत कितनी हुई, यहां लिख देता हूं मैं P0, वास्तविक कीमत P0 हुई। ठीक, कोई अमाउंट है P0 हुई वास्तविक कीमत। इकोनॉमिक्स मानता है कि जहां पर दोनों प्रतिच्छेदित करते हैं वहीं वास्तविक कीमत निर्धारित होती है। इससे ज्यादा अगर वास्तविक कीमत है या कम है तो वो ज्यादा देर तक वहां रुकेगी नहीं, वो अपने नियत पॉइंट तक वहीं आना चाहेगी जहां वास्तविक कीमत निर्धारित हुई है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट नोट है, आप इसको नोट करके भी लिख लीजिए कि इकोनॉमिक्स का मानना है कि जहां पर डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, वहीं पर वस्तु की कीमत निर्धारित होती है। वस्तु की कीमत या बाजार की कीमत वहीं निर्धारित होती है। अगर उससे ज्यादा बाजार की कीमत है तो वो ज्यादा देर तक वहां रुकेगी नहीं। भैया कुछ समय तक लिए हाँ बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, वो वहीं आना चाहेगी जहां उसकी कीमत बाजार ने तय की थी। ठीक है, अब हम देखते हैं सप्लाई वक्र। जैसे जैसे देखते हैं सप्लाई, मान लीजिए कोई सप्लाई वक्र ऐसा है, अब मान लीजिए सप्लाई वक्र धीरे धीरे उठता हुआ चला गया। इसको मैं इससे बना देता हूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए सीधे यहां बना देता हूं, सप्लाई वक्र जे है। ठीक है, एक सप्लाई वक्र जे बना देता हूं मैं। ठीक है, सप्लाई वक्र। अब मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपको डिस्टर्ब ना हो जाए। ठीक है, सप्लाई वक्र और भी एक बना देता हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। समझाना चाहता हूं मेनली कि मार्केट में देखिए कंज्यूमर भी है, मांग करने वाला, और सप्लायर भी है। ठीक है, देखिए जब दोनों आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे थे तो बाजार की कीमत थी P0। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे सप्लाई कम हुई, जैसे सप्लाई कम हुई, देखिए एक मिनट के लिए जी, जैसे सप्लाई कम हुई, यहां से देख रहा हूं, जैसे सप्लाई कम हुई, जैसे ही सप्लाई कम हुई तो यहां पर क्या हुआ है, वस्तु की कीमत बढ़ गई, P1 हो गई। जैसे सप्लाई कम हुई, कम का है सप्लाई, यहां लिख देता हूं मैं, आप ही को दिक्कत होगी, मुझे कहेंगे फिर कमेंट करके सर क्या बता दिया, जिस समझ में नहीं आया। तीसरा सप्लाई कम और ये सप्लाई ज्यादा को डिनोट कर रहा है। ठीक है, आपकी सहूलियत के लिए मैं लिख रहा हूं। ठीक है, सप्लाई ज्यादा को डिनोट कर रहा है जी कर्व। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि सप्लाई यहां कम हो रही है तो वस्तु की कीमत P1 हो रही है, मतलब P0 से बढ़ रही है, ऊपर की ओर बढ़ रही है, P0 से ऊपर की ओर बढ़ रही है। देखिए ऊपर की ओर बढ़ रही है, ऊपर की ओर, P0 से P1 हो गई। ठीक है, और आप देखिए कि मान लीजिए जैसे जैसे सप्लाई ज्यादा हुई मार्केट में, सप्लाई ज्यादा हुई, कोई भी, फिर मैं इसका एग्जांपल देता हूं आपको बेहतरीन। तो यहां पर क्या हो गई, यहां पर हो गई P2, मतलब जो नियत पहले निर्धारित थी उससे नीचे चली गई सप्लाई ज्यादा होने की वजह से। ठीक है, तो उसी प्रकार दोस्तों हमारी मार्केट में क्या हुआ कि जो अभी जो टमाटर का प्राइस ज्यादा हो गया था, तो टमाटर का प्राइस ज्यादा होने का कारण क्या था कि उसकी सप्लाई अचानक से कम हो गई। सप्लाई कैसे कम हो गई, कुछ भी कारण हो सकता है, कहीं पर बाढ़ आ गई, आवागमन रुक गया, परिवहन से, ट्रांसपोर्टेशन से माल सड़ गया, ठीक है, पलट गया सामान। अभी मैंने एक इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखी थी, शायद मेरे दोस्त किसी ने, मेरे फ्रेंड्स ने शेयर की थी मुझे, कि सर देखिए टमाटर कितना रोड में बिक रहा हो, इसी वजह से हमारा टमाटर का प्राइस इतना ऊंचा चला गया, हम लोग तो मर रहे हैं 150 रुपए किलो लेकर। तो मैंने उसको समझाया कि भैया सप्लाई के कारण ही है, टेंशन न लीजिए, मांग की वजह से नहीं। कि सर वो पूछ रहा था कि सर मांग की वजह से उसकी कीमत बढ़ गई है सप्लाई से, तो मैंने कहा चलो इस विषय पर भी एक वीडियो बना ही ना क्यों ना देता हूं, ताकि आपको इसका एक कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो जाए। ठीक है, तो जो टमाटर का, जो हमारा टमाटर बड़ा है, टमाटर का मूल्य वो सप्लाई के कम होने से बड़ा है। अगर सप्लाई ज्यादा होती है तो कम हो जाएगा उसका मूल्य, ऐसा आप देखते हैं। ठीक है, यही चीज आप देखते हैं जो किसानों के साथ होता है। मान लीजिए किसान कोई पैदावार कर रहे हैं, उसका अचानक से उसका सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाए तो उसका क्या है, कीमत गिर जाएगी, उसकी कीमत गिर जाएगी। इसलिए जो हमारी सरकार होती है एमएसपी को पहले से निर्धारित कर देती हैं कि आपको इतना न्यूनतम समर्थित मूल्य मिलेगा बाजार की तुलना में। ठीक है, तो उनको एक जोखिम की जाल से बाहर निकालने का काम करती है हमारी एमएसपी। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने आपको इस टॉपिक में डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व को समझाया। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो दी एनलाइटमेंट कमेंट एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।